हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आज सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारी आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम बॉटनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर सिलेबस की बात की जाए तो बॉटनी के अंदर वही 3 पेपर हैं, जिसमें जो सबसे पहला पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये तो हमारा फर्स्ट पेपर है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। सेकंड पेपर है हमारा इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। थर्ड पेपर है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये 3 पेपर हैं बॉटनी के अंदर, जिसमें से जो सेकंड पेपर है इकोलॉजी वाला, ये पार्ट जूलॉजी से मैच करेगा, बाकी की सेपरेट पेपर हैं दोनों। तो सबसे पहले हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। और इस थर्ड पेपर के अंदर भी सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर हमें फैमिलीज वगैरह पढ़नी है। तो सबसे पहले हम थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड पेपर है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है एम्ब्रियोलॉजी को, जिसको हिंदी में हम भ्रूण विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं इसकी, तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन से करनी है। जैसा कि इसका नाम दिख रहा है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो या भ्रूण जिसको हम बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी की वह शाखा जिसके अंदर हम एम्ब्रियो बना हुआ है, अगर इसकी हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करना है तो उस ब्रांच को हम क्या नाम देंगे? एम्ब्रियोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, कि वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये तो जो डेफिनेशन बताई है वो इसकी हमने जो वर्ड लिख रखा है एम्ब्रियोलॉजी, उसके बारे में ही हमने बताया है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है उसको बताना है। क्योंकि हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, तो इसमें जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं एंजियोस्पर्म के प्लांट्स के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर्स या एक स्पेशल पार्ट पाया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, जिसको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं, पुष्प। तो जो भी हमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करानी है एंजियोस्पर्म के प्लांट के अंदर, वो हमें
किस जगह पर कंप्लीट करानी है, फ्लावर के अंदर कंप्लीट करानी है। तो जो एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं इनके अंदर जो फ्लावर स्ट्रक्चर है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें गैमीट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम युग्मक कहते हैं। गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें युग्मकों का निर्माण करना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो मेल गैमीट भी हो सकता है और फीमेल गैमीट भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के हमें गैमीट फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हमें मालूम है कि ये जो बनने वाले जो दोनों गैमीट्स हैं इन दोनों के बनने का जो स्थान है वो भी अलग अलग है। मेल गैमीट जो है ये किसी दूसरी जगह पर बना हुआ है और जो फीमेल गैमीट है ये किसी दूसरी जगह पर बना हुआ है। तो इससे आगे की प्रोसेस के अंदर हमें इन दोनों गैमीट्स को एक साथ लाना है। और एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में जो मेल और फीमेल गैमीट हैं इन दोनों को पास लाने की एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, परागण। क्योंकि जो दोनों गैमीट बने हैं वो अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, तो इसके अंदर अगर हमें फर्टिलाइजेशन कराना है तो फर्टिलाइजेशन से पहले दोनों गैमीट का एक दूसरे के पास में आना ज़रूरी होता है। तो दोनों गैमीट्स को पास लाने की जो प्रोसेस है उसको हम किस नाम से जानेंगे? पॉलिनेशन के नाम से। जब दोनों गैमीट एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो उसके अंदर फिर हमें फर्टिलाइजेशन कराना है, निषेचन। और जब दोनों गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में किसका निर्माण होगा? जायगोट बनेगा और जायगोट के बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, भ्रूण का निर्माण कराया जाएगा। और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद में सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होगा, बीज और फल के बनने की क्रिया होगी। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस हैं ये हमें कंप्लीट करानी होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम एंजियोस्पर्म के अंदर करा रहे हैं। गैमीट फॉर्मेशन होगा, दोनों को पास लाने की प्रोसेस होगी जिसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करानी पड़ेगी। उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के ही दौरान सीड और फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस भी होगी। तो इन सभी पॉइंट से ही हमें एम्ब्रियोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? बॉटनी की वह शाखा या वह ब्रांच जिसके अंदर युग्मक निर्माण, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की क्रियाएं पूर्ण होती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। इसके बाद में हम जो भी ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, तो इनके जनक के बारे में भी नॉलेज ज़रूरी है। तो जो एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच है अगर इसके फादर की बात की जाए, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, तो भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? एक साइंटिस्ट है C.F. बॉल्फ। इस साइंटिस्ट को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, तो इसके अंदर हमें साइंटिस्ट का नाम देना पड़ेगा P. माहेश्वरी। इसको हम फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये नाम याद होने जरूरी हैं। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको कहा गया है? C.F. बॉल्फ। और जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी है वो P. माहेश्वरी को कहा गया है, जिसको हम पंचानन माहेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी का।
जिसके अंदर हमने दो डेफिनेशन देखी। एक तो जनरल डेफिनेशन जो उसके नाम के अकॉर्डिंग ही बनाई हुई है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो उस बेसिस पे बनाई गई है कि जो हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने किन किन पॉइंट्स की स्टडी की है। इसके बाद में हमने इसके दोनों के फादर के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद में जो हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की, तो इसके अंदर क्योंकि हमें मालूम है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं उसकी साइट या उसका स्थल किसको बताया गया है? फ्लावर को बताया गया है, पुष्प। तो एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, पुष्प की जो संरचना है उसके बारे में नॉलेज भी ज़रूरी है। तो अगर हम किसी भी एक पुष्प की संरचना को देखते हैं तो किसी भी पुष्प की संरचना के अंदर हमें दो भाग दिखाई देते हैं। एक तो भाग होता है एक्सेसरी होल, जिसको हम सहायक चक्र के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा पार्ट है एसेंशियल होल कहते हैं या आवश्यक चक्र। तो पुष्प के जितने भी भाग हैं उनको हमने दो भाग या दो चक्र के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक सहायक चक्र और एक है आवश्यक चक्र। सहायक और आवश्यक चक्र का मतलब क्या होता है? मतलब पुष्प के ऐसे भाग जो जनन की क्रिया से तो संबंधित नहीं होंगे लेकिन जनन में इनका विशेष योगदान होता है। ऐसे भाग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सहायक होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं हम? सहायक चक्र के नाम से। और इसके अंदर हमें दो भाग पढ़ने हैं। एक प्लांट या जो फ्लावर है उसका जो भाग है वो तो होता है कैलिक्स, और एक है कोरोला, जिसको हम यहाँ पर बाह्यदल पुंज और दल पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सहायक चक्र, जिसके अंदर हमने कैलिक्स और कोरोला दो पार्ट्स को रखा हुआ है। दूसरा है आवश्यक चक्र। सबसे पहले तो आवश्यक चक्र क्या होता है? जैसे हमने ऊपर बताया सहायक चक्र के बारे में कि पुष्प के ऐसे भाग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सहायक होते हैं, उसमें भाग नहीं लेते बल्कि उस प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, उनको हम एक्सेसरी होल या सहायक चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे भाग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भाग लेते हैं उनको किस नाम से जानेंगे? सहायक। इसके बाद में आवश्यक चक्र उसके लिए नाम दिया जाएगा। और इस आवश्यक चक्र के अंदर दो पार्ट हैं। एक तो है इसके अंदर एंड्रोसियम, जिसको हम पुमंग के नाम से जानते हैं, और एक है गाइनोसियम, जिसको हम जायांग के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर पुष्प के पार्ट पूछे जाते हैं तो पुष्प के कुल मिलाकर के चार भाग हो गए, चार पार्ट्स हो गए इसके। फर्स्ट हो गया कैलिक्स, सेकंड हो गया कोरोला, थर्ड हो गया एंड्रोसियम, और फोर्थ हो गया गाइनोसियम। तो ये हो गए फ्लोरल पार्ट्स, चार हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। तो सबसे पहले अब हमें इन चारों पार्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है।
जैसे अगर हम किसी एक फ्लावर का डायग्राम बनाएं, एंजियोस्पर्म का फ्लावर है जिसमें देखिए, अगर किसी भी फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी जाती है तो उस फ्लावर या पुष्प के अंदर वह स्थान जहाँ से पुष्प जुड़ा हुआ रहता है उसे हम पुष्प ब्रंथ या पेडिसल के नाम से जानते हैं, जहाँ से पुष्प जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में पेडिसल से अगर ऊपर की तरफ चलें तो वह जगह या पुष्प के बैठने की जो जगह होती है जिसको हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन या पुष्प के बैठने का स्थान, जैसे हम हिंदी में आसन बोलते हैं या इसको हम इंग्लिश में थैलेमस के नाम से जानते हैं, वह जगह जहाँ पर पुष्प की स्थिति फिक्स होती है उसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। तो ये तो पुष्प के नीचे वाले हमने पार्ट्स बताए। इसके बाद में जो हमने पुष्प के 4 भाग बताए हैं उसके अंदर जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है बाह्यदल पुंज, और बाह्यदल पुंज की जो एक इकाई है उसको हम बाह्यदल के नाम से जानते हैं या उसको इंग्लिश में हम सेपल बोलते हैं। इसके बाद में अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको हम दल नाम देंगे या पेटल बोलेंगे। तीसरा जो भाग है उसको हम स्टेमेन कहते हैं, और चौथा पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला भाग है ये स्टिग्मा, बर्थिका कहते हैं, ये स्टाइल जो एक नली की फॉर्म में पाई जाती है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम ओवेरी के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर ये जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम ओव्यूल कहते हैं या हिंदी में इसको बीजांड बोलते हैं। और अंदर वाला ये जो पार्ट है, जो फूला हुआ भाग है, इसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो ये तो फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब जो हमने इससे पहले जो 4 पार्ट बताए हैं पुष्प के, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमने पार्ट बताया था वो था कैलिक्स, जिसको हम बाह्यदल पुंज बोलते हैं। बाह्यदल पुंज या जो कैलिक्स होता है, ये अगर हम इसकी एक इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसकी इकाई होती है बाह्यदल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेपल। तो ऐसे बहुत सारे सेपल मिलकर के एक समूह बनाएंगे और समूह को हम क्या नाम देंगे? कैलिक्स। तो ये तो एक समूह है या जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, और उस ग्रुप की यूनिट का हमने क्या नाम दिया हुआ है? सेपल या बाह्यदल। तो ये जो सेपल या जो बाह्यदल होता है, ये किसी भी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहर का भाग होता है। और अगर इसके कलर की बात की जाए तो ये ग्रीन कलर का होता है, और हमें ये मालूम है कि जो ग्रीन कलर होता है वो किस में हेल्पफुल होता है? एक प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो अगर बाह्यदल हरे रंग का है तो किस प्रोसेस में मदद करेगा हमें? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो जो कैलिक्स है, इसका ग्रीन होने का फ़ायदा क्या हुआ? एक तो ये किस प्रोसेस में मदद कर रहा है हमारे लिए? फोटोसिंथेसिस में। दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा? क्योंकि ये पुष्प के अंदर सबसे बाहर की तरफ उपस्थित है और इसके अंदर की तरफ दल, पुमंग, जायांग ये सभी स्ट्रक्चर उपस्थित हैं, तो इनके प्रोटेक्शन या सुरक्षा का कार्य भी कौन करेगा? बाह्यदल ही करेगा। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्ट करना या सुरक्षा देने का। और प्रोटेक्ट किसको देगा? जो इसके अंदर वाले पार्ट्स हैं
उनके लिए ये प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने का कार्य करेगा। तो जो कैलिक्स है ये एक ग्रुप है और इसकी एक यूनिट को हमने सेपल या बाह्यदल नाम दिया है, जो ऑलवेज किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस और प्रोटेक्शन के रूप में हमें कार्य देगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद से मतलब नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि जो सेपल या जो बाह्यदल है वो किस कलर का है, ग्रीन। लेकिन किसी किसी प्लांट के अंदर जो सेपल होता है वो कलरफुल भी हो सकता है, मतलब हरे रंग को छोड़ करके किसी भी कलर का हो सकता है। और ये जो विशेषता है कलरफुल होने की, ये पुष्प के दूसरे भाग की, जिसको हम दल के नाम से जानते हैं, उसकी विशेषता होती है। इसलिए अगर पुष्प का बाह्यदल कलरफुल हो जाता है तब उसके लिए एक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये दल की विशेषता को बता रहा है, सेपल की विशेषता ना होकर के पेटल की या दल की विशेषता हो गई। तो इसको हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, दलाभ, पेटेलॉइड के नाम से इसको जानते हैं। तो है तो जो हमारा बाह्यदल ग्रीन कलर का, लेकिन अपवाद के रूप में अगर ये कलरफुल हो जाता है तब इसको हम किस नाम से जानते हैं, दलाभ के नाम से जानते हैं। तो ये इसके एक्सेप्शन के रूप में भी हमें पढ़ना है। इसके बाद में अगर हम पुष्प के दूसरे भाग की बात करें, जिसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम दलपुंज कहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि ये ग्रुप है और इसकी एक यूनिट का नाम है, ऐसे ही यहाँ पर जो कोरोला है ये तो एक ग्रुप है और इसकी जो यूनिट है उस यूनिट को हम किस नाम से जानेंगे, पेटल के नाम से या दल के नाम से। तो कोरोला की यूनिट क्या हुई, पेटल या दल। जैसे यहाँ पर हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था, उसी हिसाब से यहाँ पर कोरोला की यूनिट क्या हो गई, पेटल यूनिट हो गई। यहाँ पर क्या विशेषता बताई थी हमने कि जो कैलिक्स होते हैं वो ग्रीन कलर का होगा, लेकिन इस जगह पर हम क्या बता रहे हैं कि जो कोरोला है उसका जो कलर होगा वो कलरफुल होगा। मतलब ग्रीन कलर को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी कलर का ये हो सकता है, और अगर किसी भी पुष्प के अंदर पुष्प का भाग कलरफुल है तो ये प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होगा, और उसको हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और पॉलिनेशन के भी आगे हम कई टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी एक होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीट परागण। तो पुष्प का रंग बिरंगा होना या कलरफुल होना इंसेक्ट पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, कीट परागण, कीटों को आकर्षित करने के लिए ये सहायक हो सकता है। तो ये प्रोसेस को भी बढ़ावा मिलेगा यहाँ के। इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्य बताया था, ऐसे ही यहाँ पर इसका दूसरा कार्य क्या होगा, प्रोटेक्ट करने का। और प्रोटेक्ट किसको करेगा, इसके जो अंदर वाले भाग होंगे। तो इसके अंदर की तरफ क्या है, एक तो नर जननांग उपस्थित है और एक मादा जननांग उपस्थित है। तो दोनों की प्रोटेक्शन का कार्य भी कौन करेगा, पेटल या दल कार्य करेगा। यहाँ पर भी हमने एक अपवाद बताया था कि नॉर्मली बाह्यदल का रंग ग्रीन होगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में कैसा हो सकता है, दलाभ। और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर साल्विया दे सकते हैं। साल्विया जो होता है वो दलाभ की नेचर को दिखाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात की जाए, नॉर्मली जो कोरोला है या पेटल है ये कलरफुल है, लेकिन किसी भी कंडीशन के अंदर इसमें अपवाद आ गया तो उसके अंदर इसका कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। और ग्रीन किसकी नेचर है, बाह्यदल की। जैसे यहाँ पर बाह्यदल दल की नेचर को दिखा रहा था, तब इसके लिए हमने दलाभ नाम दिया था। लेकिन यहाँ पर जो दल है वो किसकी नेचर को दिखा रहा है, बाह्यदल की नेचर को। इसलिए यहाँ पर इसके अपवाद का हम क्या नाम लिखेंगे, बाह्यदलाभ, जिसको हम सेपेलॉइड के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अपवाद के बारे में डिस्कशन हो गया। और इस बाह्यदलाभ स्थिति का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल है शरीफा। दलाभ स्थिति का एग्जाम्पल साल्विया और बाह्य दलाभ का एग्जाम्पल शरीफा होता है।
तो ये तो हमारे दो पार्ट्स हो गए, सबसे बाहर वाला पार्ट हो गया कैलिक्स और इसके अंदर वाला पार्ट हो गया जिसको हम कोरोला कह रहे हैं। इसके बाद में फ्लावर के दो पार्ट्स बचे हुए हैं और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। तो तीसरा पार्ट है एंड्रोसियम, जिसको हम पुमंग के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज के अंदर बताया था कि वो ग्रुप थे और उनकी एक एक यूनिट का नाम बताया था, उसी प्रकार से जो एंड्रोसियम है ये भी एक ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप की एक यूनिट को हम क्या नाम देंगे? स्टेमेन, या इसको हिंदी में पुंकेसर के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर एक यूनिट का ही नाम लिखा हुआ है, स्टेमेन नाम लिखा हुआ है। तो जो एंड्रोसियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, नर जननांग वाला भाग होता है जिसको हम एंड्रोसियम कह रहे हैं और एक ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप की एक यूनिट को हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं। आगे जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा वो फिर इसकी स्टडी के बारे में ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप हो गया और इसके एक यूनिट को हम किस नाम से जान रहे हैं? स्टेमेन के नाम से जान रहे हैं। चौथा पार्ट है गाइनोसियम, जिसको हम जायांग के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक ग्रुप है और इस ग्रुप की एक यूनिट है, मतलब ये इकाइयों से मिलकर के बना हुआ, तो इस एक पार्ट को भी हमें दिखाना है। तो इसकी यूनिट को हमने क्या नाम दिया है? कार्पल, या इसको हम अंडक के नाम से भी जानते हैं। तो गाइनोसियम की यूनिट क्या हो जाएगी? कार्पल यूनिट हो जाएगी। और जो कार्पल होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। एक भाग है स्टिग्मा, जिसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है, दूसरा है स्टाइल, ये वाला पार्ट, और तीसरा है ओवेरी। तो ये इसके कार्पल के तीन पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर तो हमने, और ये जो गाइनोसियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या पार्ट होता है। तो ये तो किसी भी पुष्प के हमने चारों भागों के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन इन चारों पार्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं, कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं, उनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अगर किसी भी पुष्प के अंदर ये जो चारों पार्ट हैं ये उपस्थित हैं तो ऐसे फ्लावर को हम किस नाम से जानेंगे? कंप्लीट फ्लावर, या हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्ण पुष्प। ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुष्प के चारों भाग उपस्थित हों। चारों भाग से मतलब बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। अगर ये चारों भाग उपस्थित हैं तो ऐसे पुष्प को हम कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं या पूर्ण पुष्प के नाम से जानते हैं। अगर इन चारों पार्ट में से कोई भी एब्सेंट रहता है तब ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट कहेंगे या इसको हम अपूर्ण पुष्प के नाम से जानेंगे। कोई सा भी पार्ट हो सकता है चार में से, अगर वो एब्सेंट है तो वो कंप्लीट फ्लावर नहीं होगा, उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगा। शब्द है हमारा बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी। मतलब ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों जननांग उपस्थित हों, उस कंडीशन को किस नाम से जानेंगे? बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने पुष्प लिखा हुआ है, ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों उपस्थित होंगे उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, या इसके लिए एक नाम और दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट,
ये भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, बाइसेक्सुअल ना दे करके हर्माफ्रोडाइट नाम भी दे रखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर तो क्या था, दोनों जननांग उपस्थित थे, नर एवं मादा दोनों जननांग थे। अगर इनमें से अगर कोई भी एक पार्ट उपस्थित रहे, या तो नर वाला ही रहे या मादा वाला ही रहे, तब उसको किस नाम से जानेंगे, यूनिसेक्सुअल के नाम से। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो नर वाला पार्ट हो सकता है या मादा वाला पार्ट हो सकता है। तो यदि इसके अंदर केवल मेल पार्ट ही उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को हम नाम देंगे स्टेमिनेट या पुंकेसरीय। और इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, इसको हम अरंडी बोलते हैं। तो ऐसा पुष्प जिसके अंदर केवल नर जननांग वाला पार्ट ही प्रेजेंट है तो उसको हम स्टेमिनेट या पुंकेसरीय अवस्था बोलेंगे, और एग्जाम्पल है इसका कैस्टर या अरंडी। इसी प्रकार से यूनिसेक्सुअल के अंदर दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, केवल फीमेल पार्ट ही उपस्थित हो सकता है, तब इस अवस्था को बोलेंगे पिस्टलेट। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो पुंकेसरी अवस्था हो गई और एक हो गई जायांगी अवस्था, जिसके अंदर केवल नर पार्ट वाला उपस्थित है तो स्टेमिनेट या पुंकेसरी है, और केवल मादा वाला भाग उपस्थित है तो ये जायांगी अवस्था कहलाएगी। और इसके लिए एग्जाम्पल है मोरस, या इसको हम सहतूत कह सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की। इसके अलावा दो शब्द और आएंगे यहाँ पर, एक तो आएगा मोनोसियस और एक डायसियस। इसको बोलेंगे उभय लिंगाश्रयी और इसको बोलेंगे एक लिंगाश्रयी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा क्या, एक तो है हमारे पास में उभयलिंगी शब्द, एक है उभय लिंगाश्रयी, एक है एक लिंगी और एक है एक लिंगाश्रयी। अब इनके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है कि एक लिंगी और एक लिंगाश्रयी में अंतर क्या है, और उभय लिंगी और उभय लिंगाश्रयी के अंदर अंतर क्या है। सबसे पहले उभय लिंगी और उभय लिंगाश्रयी। इसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे, और दूसरी कंडीशन है उभय लिंगाश्रयी, जिसको हम मोनोसियस नाम दे रहे हैं। एक तो हमें अंतर ये क्लियर करना है। देखो, उभयलिंगी तो हमने क्या बताया था, ऐसा पुष्प, यहाँ पर हमने पुष्प शब्द का उपयोग किया है, ध्यान रखना इस जगह पर, पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जननांग वाले भाग, कौन कौन से, एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जननांग उपस्थित हों उसको तो हम क्या नाम देंगे, उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। लेकिन उभयलिंगाश्रयी क्या होगा, इसका मतलब है ऐसा पादप। अब यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, पादप। तो ये डिफरेंस करेगा दोनों के अंदर। ये जो उभयलिंगी शब्द है ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, फ्लावर या पुष्प के लिए यूज किया जाएगा। ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जननांग उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प को हम क्या नाम देंगे, उभयलिंगी नाम देंगे। लेकिन ऐसा पादप जिसमें दोनों जननांग उपस्थित हों, जैसे कोई भी एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर दोनों प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, नर पुष्प भी है इसके अंदर और मादा पुष्प भी है इसके अंदर, फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर भी है। तो ऐसे पादप को, ये क्या है, प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर दोनों टाइप के फ्लावर लगे हुए हैं, मेल भी और फीमेल भी है। तो ऐसे पादप के लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा, उभयलिंगाश्रयी, या जिसको हम मोनोसियस के नाम से जानते हैं। दोनों क्लियर हुए, उभयलिंगी तो पुष्प के लिए यूज किया जाएगा और उभयलिंगाश्रयी किसके लिए यूज किया जाएगा, पादप के लिए। ऐसे दूसरे भी शब्द हैं, एक लिंगी और एक लिंगाश्रयी। इसको यूनिसेक्सुअल और इसको डायोसियस।
अब इनमें भी डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ऐसा पुष्प जिसके अंदर केवल एक ही जननांग उपस्थित हो उसको हम क्या नाम देंगे, एक लिंगी। अब इसमें भी दो कंडीशन है, या तो पिस्टलेट हो सकता है या स्टेमिनेट हो सकता है, जायांगी भी हो सकता है और पुंकेसरी अवस्था भी हो सकती है। तो ये तो हमने पुष्प के लिए यूज किया है, लेकिन एक लिंगाश्रय किसके लिए यूज करेंगे हम, पादप के लिए। तो इसमें क्या होगा, ऐसा पादप जिसमें केवल एक ही प्रकार के जननांग उपस्थित हों या एक ही प्रकार का पुष्प हो, जैसे इसके ऊपर हमने केवल नर पुष्प ही बना रखे हैं। ऐसी दूसरी अवस्था भी तो हो सकती है जिसके ऊपर केवल फीमेल फ्लावर ही उपस्थित हों। तो हैं तो दो प्लांट, एक प्लांट तो ऐसा जिसके ऊपर केवल नर पुष्प भी है और एक प्लांट कैसा जिसके ऊपर केवल मादा पुष्प भी है। तो ये शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, पादप के लिए। ऐसा पादप जिस पर केवल एक ही प्रकार का पुष्प उपस्थित हो, या तो नर पुष्प ही हो या मादा पुष्प ही हो, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, एक लिंगाश्रयी के नाम से जानेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो पुष्प की संरचना के बारे में था, जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें दोनों प्रकार के जननांग पढ़ने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ना है और फीमेल वाला भी पार्ट पढ़ना है। तो ये हम आगे अपनी दूसरी क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।